जय हिंद बच्चों। आज हम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 के चैप्टर 11 इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस, जिसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर फॉरेन ट्रेड भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके नाम से ही जैसे कि हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम बिजनेस के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन कौन से वाले बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं? मतलब कि इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में होने वाले बिजनेस या ट्रेड के बारे में। दुनिया के जितने भी देश हैं सभी आजकल गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि इंडिया किसी से भी बात नहीं कर रहा है? इंडिया की किसी के साथ कोई भी बोलचाल नहीं है? इंडिया किसी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है? नहीं, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। कोई भी देश हो, छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा, आप कभी भी अकेले बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मतलब सेल्फ रिलायंस होकर नहीं रह सकते आप। हम पढ़ चुके हैं बिजनेस के 2 नेचर्स के बारे में या बिजनेस की 2 कैटेगरीज के बारे में। पहला इसका प्रकार था इंटरनल ट्रेड और दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। इस तरह से जब भी कभी बिजनेस जोग्राफिकल बाउंड्रीज के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं नेशनल, डोमेस्टिक, होम ट्रेड या फिर इंटरनल ट्रेड। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेड बाउंड्रीज के बियॉन्ड बाहर जाके होता है तो उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। सो इफ इंडिया डूइंग बिजनेस विथ कनाडा और यूएसए, सो इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें केवल गुड्स एंड सर्विसेज का इंटरनेशनल मूवमेंट नहीं होता है, बल्कि बाहर से कैपिटल मंगवाना, बाहर से लोग मंगवाना, बाहर से टेक्नोलॉजी मंगवाना आदि को भी शामिल किया जाता है। फॉर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब कि ये विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने तरीके का होता है। मुख्यतः ये 3 तरीके का होता है: आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनर्निर्यात व्यापार। बच्चों, आयात व्यापार का मतलब होता है कि जब एक देश दूसरे देश या देशों से माल या सेवाएं खरीदता है तो वह आयात व्यापार कहलाता है। इसी तरीके से निर्यात व्यापार के बारे में हम कह सकते हैं कि जब एक देश दूसरे देश या देशों को माल या फिर सेवाएं बेचता है तो उसे हम निर्यात व्यापार कहते हैं। तीसरा है पुनर्निर्यात व्यापार। जब एक देश दूसरे देश से माल का आयात तो करता है, लेकिन उसका उपयोग अपने देश में करने के लिए नहीं बल्कि दूसरे देश को निर्यात करने के उद्देश्य से करता है, तो ऐसे व्यापार को पुनर्निर्यात व्यापार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विदेशी व्यापार के क्षेत्र के बारे में। विदेशी व्यापार के क्षेत्र को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। पहला है दृश्य या भौतिक वस्तुओं का व्यापार, दूसरा सेवाओं का आयात निर्यात, एवं तीसरा अनुज्ञा एवं फ्रेंचाइजी, चौथा विदेशी विनियोग। पहला है दृश्य या भौतिक वस्तुओं का व्यापार। इसमें उन वस्तुओं का आयात एवं निर्यात सम्मिलित है जिनका भौतिक स्वरूप होता है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाय का निर्यात अथवा मशीनों का आयात। सरल शब्दों में वस्तुएं जिनको देखा जा सकता है, जिनका भौतिक स्वरूप होता है, सभी इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा है सेवाओं का आयात निर्यात। विदेशी व्यापार के इस क्षेत्र में अमूर्त व्यापार होता है। इसमें पर्यटन, व्यावसायिक सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, कर्मचारी के रूप में सेवा देना, विज्ञापन, विपणन, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, वित्तीय एजेंसी के रूप में आदि। इन सेवाओं के आदान प्रदान में कई औपचारिकताओं तथा कानून का पालन करना होता है। तीसरा है अनुज्ञा, या जिसको अनुमति भी कहते हैं, एवं फ्रेंचाइजी। अपने स्वयं के उत्पाद का नाम तथा ट्रेड मार्क का प्रयोग किसी अन्य को दे देना तथा विक्रय के अधिकार भी हस्तांतरित कर देना लाइसेंसिंग या विशेष अधिकार कहलाता है। उदाहरण के लिए शीतल पेय पेप्सी तथा कोका कोला का उत्पादन
तथा बॉटलिंग भारत में ही होता है, किंतु इस उत्पाद का स्वामित्व विदेशी है। केवल वस्तु के उत्पादन एवं विक्रय की अनुमति इसमें हस्तांतरित कर दी गई है। चौथा है विदेशी विनियोग। किसी बड़े उद्योग या प्रोजेक्ट के लिए विदेशी कंपनी द्वारा धन का विनियोजन किया जाता है तथा जिसके प्रतिफल के रूप में विदेशी कंपनी आय प्राप्त करती है, तब इसे विदेशी निवेश कहेंगे। उदाहरण के लिए बच्चों, यदि किसी विदेशी कंपनी द्वारा अन्य देश में डैम या बांध का निर्माण किया गया है एवं इससे उत्पादित वितरण से आय का कुछ भाग विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इस प्रकार का विनियोजित किया गया धन विदेशी व्यापार कहलाएगा। बच्चों, अब हम देखते हैं विदेशी व्यापार की जटिलताएं या कठिनाइयाँ। पहली, अनुमति प्राप्त करना। संपर्क की कठिनाई, विदेशी व्यापारियों की जानकारी, विज्ञापन की कठिनाई, माप तौल की कठिनाई आदि। अनुमति प्राप्त करना। प्रत्येक व्यक्ति विदेशी व्यापार आरंभ नहीं कर सकता। इस प्रकार के व्यापार को आरंभ करने के लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। दूसरा है संपर्क की कठिनाई। विदेशी व्यापार में विदेशी व्यापारियों से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। विदेशी व्यापार में संपर्क स्थापित करने में विभिन्न देशों के मध्य दूरी, भाषा की विभिन्नता, व्यक्तिगत संपर्क का अभाव आदि कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। विदेशी व्यापारियों की जानकारी। विदेशी व्यापार के लिए विदेशी व्यापारी की आर्थिक स्थिति तथा उसकी कार्य पद्धति जानना बहुत आवश्यक होता है। इस प्रकार की जानकारी के अभाव में अधिक जोखिम उठानी पड़ती है। विज्ञापन में कठिनाइयाँ। विदेशी व्यापार में विज्ञापन की भी कठिनाई होती है। विज्ञापन उसी देश की भाषा तथा वहाँ के निवासियों की रुचि के अनुसार ही होना चाहिए और ऐसा करना थोड़ा कठिन होता है। नेक्स्ट, माप तौल की कठिनाई। प्रत्येक देश की माप तौल अलग अलग होती है। इसके कारण किसी मात्रा की तौल निश्चित करना थोड़ा कठिन हो जाता है। अब हम देखते हैं बच्चों विदेशी व्यापार के लाभ या महत्व। पहला लाभ है इसका संकट में उपयोगी। दूसरा, श्रेष्ठ उत्पादन। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। चौथा, सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होना। और पांचवा, तकनीकी ज्ञान का विकास। आइए बच्चों हम देखते हैं इसका पहला पॉइंट। यदि किसी देश में कोई प्राकृतिक संकट आ जाता है, जैसे देश के किसी भाग में अकाल पड़ जाता है या महामारी फैल जाती है, तो विदेशों से खाद्यान्न और दवाइयाँ आयात करके संकट को टाला जा सकता है। दूसरा, श्रेष्ठ उत्पादन। उत्पादक विदेशी प्रतियोगिता के भय से देश में अच्छे से अच्छा माल बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार देश में श्रेष्ठ उत्पादन होता है। विदेशी व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना भी बढ़ती है। एक देश के निवासियों का अन्य देश के लोगों से संपर्क इसमें बढ़ता है। सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण प्रतियोगिता में वृद्धि हो जाती है। विशिष्टीकरण तथा प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग होने के कारण उत्पादन लागत में कमी आ जाती है। अतः दोनों आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता देश के लोगों को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होने लगती हैं। तकनीकी ज्ञान का विकास। यंत्रों के आयात निर्यात के माध्यम से विश्व के विभिन्न भागों में तकनीकी ज्ञान का प्रसार होता है। विगत वर्षों में भारत में अनेक उद्योगों के विकास में विदेशी तकनीकी सहयोग का बहुत योगदान रहा है। बच्चों हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार के दोष के बारे में। इसका पहला दोष या कमी है विदेशी प्रतियोगिता के बुरे प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण देश के आंतरिक उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में विकसित देशों को तो उसमें लाभ होता है, लेकिन अविकसित व अर्ध विकसित देशों में उद्योग धंधे विकसित नहीं हो पाते। विदेशों पर निर्भरता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण सभी देश एक दूसरे पर अनेक प्रकार से निर्भर रहने लगते हैं, जिसके कारण एक देश में उत्पन्न आर्थिक संकट विश्व संकट का रूप धारण कर लेता है। कच्चे माल की समाप्ति। प्राकृतिक साधनों से उपलब्ध पदार्थ जैसे खनिज इत्यादि का निर्यात करने में कुछ समय के पश्चात ये समाप्त हो जाते हैं और अंत में ऐसे देशों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विश्व के देश प्राय दो भागों में वर्गीकृत हो गए, अल्प विकसित तथा विकसित। विकसित देश हमेशा अल्प विकसित देशों का शोषण करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय द्वेष। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने प्रारंभ में तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना को बढ़ाया, परंतु वर्तमान में वह अंतर्राष्ट्रीय द्वेष एवं युद्ध का आधार बन गया है। इसी ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया है और अनेक राष्ट्रों को दास बनाया है। अब सवाल ये उठता है कि यदि कोई कंपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करना चाहती है तो उसके क्या तरीके होंगे या कौन कौन से स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करने होंगे। कोई भी कंपनी निम्न तरीकों को अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश कर सकती है, जिसको कि हम निम्नानुसार समझने की कोशिश करेंगे। आयात और निर्यात। वस्तुओं या सेवाओं का निर्यात करके कोई भी कंपनी या संस्था सीधे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ सकती है। निर्यात से आशय होता है कि वस्तुओं या सेवाओं को अपने देश से अन्य देश को भेजना। इसके विपरीत आयात से आशय होता है किसी अन्य देश से वस्तुएं खरीदकर अपने देश में मंगवाना। वस्तुओं का आयात निर्यात दो तरीके से किया जा सकता है। जब वस्तुएं बिना किसी मध्यस्थ या फिर एजेंट की सहायता से विदेश को भेजी जाती हैं या मंगवाई जाती हैं तो यह प्रत्यक्ष आयात निर्यात कहलाता है। इसके विपरीत यदि वस्तुओं का आयात अथवा निर्यात मध्यस्थों या एजेंटों के माध्यम से किया जाता है तो इसे अप्रत्यक्ष आयात निर्यात कहते हैं। अब हम इसके सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है अनुबंध निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश का यह नया तरीका है। इसमें विभिन्न देशों की फर्मों द्वारा उत्पादन से संबंधित अनुबंध किया जाता है। विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के लाभों के लिए यह अनुबंध किया जाता है। अब हम देखते हैं अनुज्ञा, लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग प्रणाली में एक कंपनी किसी विदेशी कंपनी को अपने नाम या ट्रेड मार्क के उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर देती है। इसके द्वारा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी किया जाता है। इसके लिए लाइसेंस देने वाली कंपनी ट्रेडमार्क या टेक्नोलॉजी के उपयोग का शुल्क, रॉयल्टी मतलब अधिकार शुल्क के रूप में कुछ अमाउंट लेती है। जब कोई व्यवसाय अपना विस्तार करना चाहता है तब उसके द्वारा अपने ही नाम एवं ट्रेडमार्क के अंतर्गत अन्य स्थानों पर किसी संस्था को कार्य करने की अनुमति दे दी जाती है। इसके लिए जो अनुबंध होता है उसे फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए मैकडॉनल्ड और आर्चीज आदि। बच्चों, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस या ट्रेड के बारे में और बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं या फिर कोई कंपनी इसमें प्रवेश करना चाहती है तो आयात व्यापार की गतिविधि एवं निर्यात व्यापार की गतिविधि के बारे में आपको अच्छे से समझना होगा। अब देखिए, इम्पोर्टर जो होता है मतलब आयातक, उसने ये डिसाइड किया कि मुझे गुड्स इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले वो ट्रेड इंक्वायरी करेगा, मतलब वो जांच पड़ताल करेगा कि कौन कौन से एक्सपोर्टर हैं जो इस पर्टिकुलर गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। एसोसिएशन से बात करेगा जिसको नॉलेज होगी पर्टिकुलर एक्सपोर्टर्स के बारे में। फिर ये इंक्वायरी लेटर सेंड करेगा कि अगर आप मुझे ये गुड्स सप्लाई करेंगे तो कितने में करेंगे, क्वांटिटी कैसी होगी, क्वालिटी कैसी होगी, कब तक करेंगे, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे आदि। सेकंड, फिर एक लाइसेंस लेना होता है जिसको हम IEC दैट मीन्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड कहते हैं। एक बार इम्पोर्ट लाइसेंस ले लिया फिर आप फॉरेन एक्सचेंज लेंगे। फॉरेन एक्सचेंज क्यों? क्योंकि आपने गुड्स मंगवाए हैं किसी और नेशन से। किसी दूसरे नेशन को आप पेमेंट करोगे तो रुपी में तो पेमेंट करोगे नहीं, या तो इंटरनेशनल करेंसी मतलब डॉलर में एक्सेप्ट करेगा या फिर उसकी कंट्री में जो भी करेंसी चलती होगी वो उसमें पेमेंट को एक्सेप्ट करेगा। ऐसे में आपको ज़रूरत होगी फॉरेन एक्सचेंज की, मतलब आपको रुपी को कन्वर्ट कराना होगा ऐसे बैंक से जो RBI से ऑथराइज्ड होते हैं कन्वर्जन के लिए। जैसे ही इंक्वायरी पूरी हुई फिर जो भी एक्सपोर्टर आपको पसंद आता है तो अब इस एक्सपोर्टर को आप ऑर्डर देंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे कि मुझे आपसे इतनी इतनी क्वांटिटी में ये गुड्स चाहिए।
आप मुझे इतने टाइम में डिलीवर कर देना। तब एक्सपोर्टर आपसे पूछेगा लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब ये प्रूव करिए कि आप अमाउंट पे कर देंगे या नहीं। तब आप इंपोर्टर से लेटर ऑफ क्रेडिट लेंगे, फिर फाइनेंस के लिए अरेंज करेंगे क्योंकि एक्सपोर्टर को आपको पैसे देना है। फिर एक्सपोर्टर की तरफ से आती है शिपमेंट एडवाइस। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो आता है एक्सपोर्टर की तरफ से इंपोर्टर के पास कि यहाँ से गुड्स शिप हो रहा है। अब गुड्स वहाँ से निकल गए, तब आपको चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स आपको कौन भिजवाता है? ये डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सपोर्टर भिजवाता है, मतलब निर्यातक भिजवाता है। अब गुड्स आपके एरिया में आ चुका होता है, तब वहाँ पर शिप का जो भी इंचार्ज होता है, कैप्टन होता है, वो आपके सामने एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है जो कि एक प्रूव होता है कि गुड्स आ चुका है एंड रेडी फॉर डिलीवर है। डिलीवरी ऑर्डर आ जाने के बाद आप क्या करते हैं? कस्टम क्लियरेंस, मतलब अगर आपका कोई पैसा या चार्ज बकाया होता है तो आप पे ऑफ करेंगे। फॉर्मेलिटीज़ हो जाने के बाद आप अपने गुड्स को अपने बिजनेस प्लेस पर ले जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे निर्यात व्यापार की गतिविधि के बारे में। सबसे पहले एक निर्यातक के पास एक इंक्वायरी आती है आयातक की तरफ से। इंक्वायरी आ जाने पर निर्यातक रिप्लाई करता है, फिर इंपोर्टर उसको ऑर्डर देगा क्योंकि आपकी क्वालिटी और आपकी हर चीज़ उसको या आयातक को बहुत अच्छी लगी। जैसे ही निर्यातक को ऑर्डर मिलता है वह तुरंत से सामान बनाना शुरू नहीं करता है, इंतज़ार करता है क्योंकि जो इंपोर्टर आपको ऑर्डर दे रहा है, जिस आयातक की तरफ से आपके पास ऑर्डर आ रहा है, मान लो उसके पास इतना अमाउंट नहीं होता है कि वो आपको पे ऑफ कर पाए, तब आपकी तो बहुत सारी जो लायबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। तब आप क्या करोगे? इंपोर्टर के बारे में जांच पड़ताल करोगे। निर्यातक जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं उसके पहले उसको लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, जिसे एक्सपोर्ट लाइसेंस कहते हैं। ये क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि आप जो भी बनाने वाले हैं वह आप खुद की कंट्री में यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको गुड्स बाहर की कंट्रीज़ में सेंड करना है। प्रोडक्शन के पहले पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए आप पैसे का अरेंजमेंट करते हैं। प्री शिपमेंट फाइनेंस मतलब पैसे का अरेंजमेंट करना। पैसे तो लगेंगे ही रॉ मटेरियल मशीनरी के लिए। एक बार पैसे या अमाउंट आ जाने के बाद आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपके गुड्स का प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होता है कि आपके गुड्स की क्वालिटी कैसी है। फिर एक्सपोर्टर एक्साइज क्लियरेंस कराता है। एक बार क्लियरेंस होने के बाद आप एक सर्टिफिकेट ले लोगे कि सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं। देन जिस शिप में सामान भेजना है वहाँ जगह रिज़र्व करनी होगी। फिर गुड्स की पैकिंग होगी। पैकिंग के बाद गुड्स कई बार रास्ते में आपने देखा होगा ख़राब भी हो जाता है, तब आप क्या करेंगे? गुड्स का इंश्योरेंस कराएंगे, कस्टम क्लियरेंस कराएंगे, मैट्स रिसीप्ट लेंगे, मतलब शिप के कैप्टन से एक रिसीप्ट ले लेंगे कि इतना सामान शिप पर रख लिया गया है। जब सामान रखेंगे शिप पर तब वो अमाउंट भी तो मांगेगा, जिसको बोलते हैं फ्रेट चार्जेस। फिर इनवॉइस प्रिपेयर किया जाएगा जिसको बीजक कहते हैं, जो कि इंपोर्टर को भेजा जाएगा। बच्चों, बाकी के बचे हुए टॉपिक्स चैप्टर 11 बिजनेस स्टडीज़ के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।